नमस्कार मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो कैसे हो? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों बाद मिलन हो रही है। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस चैनल विद्या चक्रा पर। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे आपकी क्लास 10th की सबसे पहले साइंस। ठीक है। जिसमें से हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर को केमिस्ट्री चैप्टर जो पहला था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हमने कर दिया है खलास। अब हम सोचिए कि उसकी दूसरा चैप्टर लाए, अम्ल क्षार एवं लवण। तो क्या होगा कि वो चैप्टर कनेक्टेड है या समीकरण बनाते बनाते थोड़ा बोरिंग हो गई है। तो सोचा चलिए हम आज शुरू करते हैं बायो। और ये एक तरीके के पढ़ने की एक तरीका भी है, सही है। ठीक है। तो अब हम बायो की एक चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स की एक चैप्टर। ठीक है। मजा आएगा। तो आज ये हमारे सामने है भैया जैव प्रक्रम। ठीक है। जैव प्रक्रम नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, हाँ यही। हम लोग का जो जीवन है वो किस प्रक्रियाओं पर चल रहा है। ठीक है। हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जितने सारे काम कर रहे हैं, और काम भी ना करो तो जो शरीर के अंदर सारे है यंत्र तंत्र, वो सब तो काम करते रहते हैं। तो आखिर ये सारी प्रक्रियाएं होती कैसी है और यह चीजें किस पर आधारित है, इसे हम एकदम विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसकी चैप्टर फ्लो को देख लेते हैं कि मास्टर जी आप किस फ्लो में हम लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है। कहीं कुछ टॉपिक ना छूट जाए, इसलिए मैं आप लोग को पहले प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इसमें हमेशा की भांति हम लोग पहले देखेंगे इस चैप्टर की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम है क्या, ये उसकी प्रोसेसेस ऑफ पोषण, ठीक है, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो आज ऑल ओवर बात करनी है कि भाई ये चैप्टर है क्या। ठीक है। हाँ, आश्चर्य होने वाली है। हाँ सही में आश्चर्य होने वाली है। जैसे यहाँ पर दो इंसान के पुतले खड़े हैं। हाँ भाई पुतले ही हैं हम लोग। मान लीजिए अगर बचपन से ठीक है जैसे रहे, अगर सारी चीजें बाहर से ना आई हो, ठीक है, तो हम एक तरीके के पुतले ही है। हमारे मस्त में, मस्तिष्क में, बॉडी में एक प्रकृति की ही देन है। तो ये क्या है? तो ये हम ही है, आप ही है, इन सभी है। ये हमारा खोपड़ा हो गया, ब्रेन। ठीक। ये दो फेफड़े, वो खोपड़े, ये फेफड़े। ठीक। उसके बाद ये लीवर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिगर। ये है आपकी हार्ट, हृदय, जिसको आप बोलते हैं दिल। ठीक है। ये बेचारी हमेशा काम धड़कती। टिक टिक। इनकी आवाज कैसी है? लबडब लबडब। ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं अमाशय, यही जिसमें हम भोजन खाते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे जाकर वहां जाती है। उसके बाद से आपकी आते हैं, उसके बाद से ये सारी छोटी बड़ी चीजें हैं। ठीक। तो ये तो अलग अलग यहाँ पर ऑर्गन दिखाए गए हैं। ठीक है, अंग। इसका क्या भूमिका है, ये कैसे काम करते हैं। मैं बोला ना कि जैसे हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम से सुबह, वैसे बेचारी इधर ये तो निरंतर ही काम करते रहती है। कुछ कुछ ऐसे अंग है। ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। चलिए, तो हमें शुरू करनी है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो ई है भगवान, भगवान नहीं भाई साहब, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु जी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है। ठीक है। बायोलॉजी का अगर देखें फुल फॉर्म तो पता होगा आपका। ठीक है। बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगोस मतलब होता है स्टडी। ठीक है। सिंपल सी लाइफ ऑफ स्टडी, जीवन का अध्ययन। इसमें हाँ, इसमें भी कई तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। जैसे मुख्यतः तीन तरीके के होते हैं। ठीक। बोटेनी होती है, ठीक, जूलॉजी होती है,
ठीक है, जंतु विज्ञान। ये वनस्पति विज्ञान हो गया, ये जूलॉजी हो गई। ठीक है, इसमें से फिर हम आपके पेड़ पौधों के बारे में भी जानते हैं और जानवरों के बारे में भी जानते हैं। इसमें हम जानते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये सारी चीजें तो 9th क्लास में आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखें अगर तो जीव विज्ञान के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, जीव विज्ञान के हिसाब से देखें अगर वस्तु को, तो ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। कौन कौन? एक होती है जैव और एक होती है अजैव। ठीक है, जैव यानी सजीव, इसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। ठीक है, ठीक है। अब देखें, तो ये बायो के हिसाब से होती है। अब हम पूछे अगर कि सजीव क्या है यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव क्या है, तो आप ये समझाने के प्रयास करेंगे या जानते हैं, बताएंगे कि जो चीजें जिसमें जीवन हो वो क्या है, आपका सजीव है। जैसे हम हो गए, हम बोल रहे हैं तो यानी जिंदा है तो बोल रहे हैं। कोई चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। ठीक है, जानवर हो गए, जैसे कुत्ता मान लो भौंक रहा है। ठीक है, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब अपना काम कर रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम इसको बोल देते हैं क्या, यह क्या है, सजीव है। क्या? सजीव। ठीक है, तो यहां पर हम किस चीज का निर्धारण कर दिए? गति। मतलब कि सिंपल से अगर बोल दे कि किसी चीज में अगर गति है, ठीक, तो क्या हो गई? सजीव हो गई। लेकिन अगर हम वही देखें, वो सारी चीजें अगर मान लो सोई पड़ी है, जैसे इंसान भी सोए गए हैं, जानवर, ये सब एकदम क्या है, एकदम नींद के खराटे ले रहे हैं, तो फिर हमें वो जो एक्टिविटीज करते हैं, ये सब दिन में काम करते हैं इधर, तो वो सारी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको दो तरीके से, श्वसन से यानी सांस ले रहा है कि नहीं जाकर पता करेंगे। ठीक है, और ये आपका हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन से, यानी एक गति ये जो हुई, जो दिखाई देती है, ये तो मान लीजिए हो गई आपकी स्थूल गति। ठीक है, और इससे भी अगर छोटी सी गति हो गई, वो कौन सी हो गई? सूक्ष्म गति। सूक्ष्म गति। तो हम दोनों से पकड़ लेंगे कि हाँ गति तो हो रही है, लेकिन हमारा आधार गति ही रहेगा इसको साबित करने का। लेकिन मैं थोड़ा और एग्जांपल दूं, थोड़ा और गहरा में जाऊं, तो जैसे आप गति के आधार पर नहीं बता सकते। ठीक, आपके मन में जो भी होगा, आप चाहे स्थूल से देखें या सूक्ष्म से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, कुछ भी से देखें, सूक्ष्म तो कि छोटा, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगी। जैसे अब मान लें तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है, जिसमें गतिया के माध्यम से देखते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, आप उसे टच करेंगे तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, वहां पर गति आपको देखने को मिली। लेकिन उसी में अगर देखें कुछ जीव जंतु, जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा हो गया। अब भाई अमीबा तो ये भी सजीव है और ये गति भी करता है। अमीबा क्या? गति भी करता है, हाँ। अपना उसका जो उत्पाद होता है अपनी आकार में भी परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, भोजन को ग्रहण करता है, निष्कासन करता है, तो ये तो गति करता है। लेकिन हम इसकी गति को तो देख ही नहीं सकते, ये तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, उसी प्रकार और बहुत सारे आपके बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु, ठीक, ये भी गति करते हैं। तो आप जिस आधार पर अगर देखें कि जो चीजें गति कर रही है, वो उसको सजीव बोल देंगे, तो ये तो देखेगा ही नहीं। ये इतनी सूक्ष्म गति होती है कि इन गतियों को हम नहीं देख सकते। ठीक है, यानी आप जब हम सजीव का निर्धारण गति के हिसाब से देंगे तो थोड़ा क्या हो जाए, ये अपर्याप्त है, मतलब कि ये पर्याप्त परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो ये जो गति हो रही है, इसके लिए और थोड़ा जाऊं गहरा में, तो एक और गति होती है। कौन सी गति? मॉलिक्यूलर, आणविक गति। क्या होती है? आणविक गति। ठीक है, आणविक गति, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो गति है एक तरीके की जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है।
कैसे समझते हैं? जीवन के लिए क्या है आवश्यक, ये हम 9th क्लास में देखे थे कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, अब ये कहाँ पर होती है, ये तो और भी छोटी होती है, सूक्ष्म मॉलिक्यूलर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें सोचो हमारा शरीर एकदम छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। अब कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओ लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका, ये सब, ये सारी चीजें उसके अंदर ही होती है। और क्या होता है उसमें, कुछ अगर टूट फूट हो जाए, खत्म हो जाए कोशिका, तो उसको लाइसोसोम खत्म कर देता है, यानी साफ कर देता है, सफाई का काम करता है। वहीं पर अगर किसी चीज का निर्माण करना है, जैसे केंद्र क्या, उसके अंदर क्या हो गया, डीएनए होने सब हो गए, क्रोमोसोम हो गए, तो इनका निर्माण करना है, फिर इसको साफ करना है, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से हो रही है। जो आणविक गतियां है वही इस गति को क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। अब जो ये गतियां हैं, ये गतियां हमेशा क्या होना चाहिए, जब तक जीवन है तब तक ये गति निरंतरता चाहिए, मतलब कि हमेशा निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ये गति जो आणविक गति है ये रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये निरंतर चलती रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि हम सजीव और निर्जीव में निर्धारण के लिए गति जो कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, ये हम पर ही भारी पड़ रही है, ठीक। हम कितनी प्रकार की गतियों को देखें, हम बस से ज्यादा सूक्ष्म को देख, स्थूल को देख सकते हैं, अनुभव सूक्ष्म को कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा गहरी छोटी मॉलिक्यूल मूवमेंट जैसी गति को हम नहीं देख सकते। तो इसके लिए कुछ अलग से कुछ हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक। और उससे हम डिफाइन कर देंगे, हाँ भैया ये लो इसकी पहचाने, हाँ ये क्या है कि सजीव, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये निरंतर होनी चाहिए गतियां, और इसके लिए क्या है, एनर्जी, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो यहीं से आपका एक नया शब्द, पूरा प्रक्रिया का भंडार आता है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है, जैव प्रक्रम। अब ये शरीर है, ठीक है, या कोई भी सजीव होगा, तो उसके अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी, तो क्या होगा कि हमारे शरीर टूट फूट, चोट लगती रहती है, ठीक है, वृद्धि होना ही है, तो इस वृद्धि के लिए, टूट फूट के लिए, ठीक, कुछ चीज के निर्माण के लिए, इस सारी चीजों के लिए एक कोई ना कोई एक प्रक्रम होना चाहिए ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए, शरीर का देख रेख करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, शरीर को मेंटेनेंस के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया चाहिए, प्रक्रम चाहिए, प्रोसेस चाहिए, जो शरीर को मेंटेनेंस करे। तो उन्हें सारी प्रोसेस को, मतलब कि एक तरीके का वे सभी प्रक्रम, या सीधा सीधी बोल दीजिए कि अनुरक्षण, ठीक है, मेंटेनेंस, अनुरक्षण करने वाले सभी प्रक्रमों को, सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से, मतलब कि सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुत बढ़िया, कि भैया हमारा बॉडी को जितनी सारी प्रोसेस है वो सब मिलकर हमारी बॉडी को मेंटेनेंस का काम करती है, उन सभी प्रक्रियाओं के जो मिलन होगा, सम्मिलित रूप का, वो क्या हो गया, जैव प्रक्रम कहलाएगा। वो कौन कौन सी प्रक्रिया है, हाँ ये तो जानना जरूरी है। तो वो आपकी प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले वो है पोषण, ठीक है, देखेंगे कि ये कैसी काम करती है। दूसरा है आपका श्वसन, ठीक। तीसरा है आपका उत्सर्जन, ठीक है। तीसरा ये ले लीजिए पहले परिवहन, ठीक है, परिवहन। और चौथा है वो आपका उत्सर्जन। यही चार प्रक्रिया है जो आपकी शरीर की टूट फूट, धाम धूम, निर्माण,
नई कोशिका का निर्माण, इन सभी का मेंटेनेंस का काम ये चारों चीज मिलकर करती है। और इन्हीं चारों का सम्मिलित क्या कहलाता है? आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पोषण मतलब इंग्लिश में न्यूट्रिशन। ठीक है, श्वसन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ये हेडिंग या मेन वर्ड आप दोनों में याद रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ठीक है। और ये है आपकी एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। ठीक है, इन्हीं को हम इन पूरे चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, आइए हम इन प्रक्रमों की थोड़ा झलक देख लें कि आखिर होता क्या है। तो चलिए, जैसे ये रही, अब पोषण पहली वाली प्रक्रिया है, थोड़ा इसको हम समझते हैं। पोषण क्या है? तो हमें पता है कि इन सभी जो देख रेख काम हो रही है, टूट फूट, मरम्मत, और भी एक मुख्य काम होती है जो शरीर के अंदर होती है, उसका नाम है उपापचय क्रिया। ठीक है, पोषण या मतलब कि जैसे कुछ चीज की मरम्मत करनी है, ठीक है, टूट फूट हो गई है, या नया निर्माण करना है, मरम्मत करनी हो, या कुछ नया बनाना, निर्माण करना। और एक होती है शरीर के अंदर, वो होती है उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया क्या होती है, इसे हम अलग से समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और ये दो प्रक्रियाओं का, एक तरीके का क्रियाओं का जोड़ है। एक है आपका एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और इन दोनों का मिला दे तो ये बनती है मेटाबॉलिज्म। इसको बोलते हैं उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया। इसको बोलते हैं अपचय, अपचय क्रिया इसको बोलते हैं उपचय। ठीक, ये शरीर के अंदर हमेशा ये प्रक्रिया होती रहेगी। इसका काम है तोड़ना, जो हम भोजन खाए कुछ भी, उसका तोड़कर ग्लूकोज बनाना। इसका काम है नई कोशिका का, नई अंगों का, ठीक, वृद्धि का निर्माण करना है। ये दो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये सारी जो चीजें हुई, मरम्मत, निर्माण करनी है, उपापचय क्रिया है, इन सभी के लिए एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इन सभी को निरंतर होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। निरंतर होने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बहुत बढ़िया। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी हमें भोजन से। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? भोजन से। ठीक, यानी बात ये हुई कि शरीर के अंदर, या शरीर के अंदर भोजन को लेना, ठीक, भोजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं, और यहां से लेकर, ग्रहण करने से लेकर, जब तक इस भोजन से एनर्जी ना बन जाए, ऊर्जा ना उत्पन्न हो जाए, इतना लंबी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? आपकी पोषण बोलते हैं। जैसे मैंने भोजन खाया, मुख से आई, ग्रसिका में आई, उसके बाद अमाशय में आया, ठीक, उसके बाद छोटी आंत में गई, उसके बाद बड़ी आंत में गई, ठीक, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एस्लिमेशन हुआ। तो ये भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण से लेकर जब तक एनर्जी ना बन जाए, जब तक ऊर्जा ना बन जाए, तब तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? पोषण। आई बात समझ में? समझ में। इसको हम विस्तार से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी इसका ओवरऑल समझ रहे हैं। ये हो गई पोषण। भोजन का काम ऊर्जा बनाना, ठीक है, भोजन का काम सिर्फ ऊर्जा बनाना ही होता है, और भी एक काम होता है। भोजन जो होता है, ऊर्जा के साथ साथ, ऊर्जा का निर्माण करेगा, ऊर्जा के साथ साथ यह जो होता है, शरीर की वृद्धि के लिए कच्ची सामग्री या कच्ची पदार्थ, कच्चा पदार्थ सामग्री के रूप में भी काम करता है, के रूप में काम करता है भैया।
कैसे समझते हैं। एक तो भोजन हो गया कि ग्रहण से लेकर वो जब तक एनर्जी न मिले। भोजन का काम एक और है कि भोजन ऊर्जा के साथ साथ कच्चा पदार्थ के रूप में भी काम करता है। कैसे? अब भोजन में वहां एनर्जी जो बनती है वो अधिकांशतः जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वहां से चूंकि ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करना क्या होती है, आसान होती है। लेकिन भैया ये भी बताइए, विटामिन हो गई, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, तो इन सारी चीजों का वहां पर एनर्जी बनेगी, अलग अलग बनेगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो वहां भी एनर्जी बनती है, लेकिन वो ग्लूकोज की होती है अधिकांशतः। तो प्रोटीन आपकी एमिनो एसिड में बनेगा, ठीक। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला, उसी प्रकार प्रोटीन आपकी एमिनो एसिड में बन जाएगी, उसी प्रकार फैट, ये सारी चीजें अलग अलग में बनेगी। तो ये कच्ची सामग्री के रूप में भी काम करेगी। वो तो वहां एनर्जी देगी ही, साथ में जैसे प्रोटीन हो गई वो आपकी शरीर की वृद्धि के लिए हो गई, कैल्शियम हो गई ये आपकी हड्डियों के मजबूत के लिए हो गई, तो वहां भी काम कर रही है। और चूंकि यह जो कर रही है डायरेक्टली शरीर की वृद्धि के लिए भी काम करे, इसलिए हम इसको कच्ची सामग्री बोले। यानी आप पोषक तत्व जो होते हैं ना, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को छुड़ाकर हम उन सभी को क्या बोल सकते हैं, कच्ची सामग्री बोल सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पाद के साथ साथ शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, पोषण। इनको हम विस्तार से समझेंगे, ऑल ओवर इनकी बात यही है। ठीक है, ठीक। दूसरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, दूसरी प्रक्रिया है भैया श्वसन। क्या है, श्वसन। मस्त खाना वाना खा लिए, अब क्या होती है कि वो तो प्रक्रिया हुई भोजन को ग्रहण से लेकर जब तक एनर्जी ना बन जाए। एनर्जी बनेगी कैसे, तो उसके लिए क्या होती है कि शरीर के अंदर, शरीर के अंदर क्या बोला, शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है, एक पूरी ऊर्जा उत्पादन के लिए। यानी शरीर के अंदर क्या होता है कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए, शरीर के अंदर एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला क्रिया होती है, जिसे क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन। उपचयन अपचयन क्रिया होती है या अभिक्रिया होती है। शरीर के अंदर एक लंबी श्रृंखला में, एक लंबी सीरीज में क्या होती है कि ऊर्जा प्राप्त के लिए, करने के लिए उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। कैसे, समझ लीजिए। शरीर के बाहर से क्या, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, एक लंबी प्रोसेस चलती है, किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। क्या होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करना, वहां से ग्रहण करके, और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, कोशिकीय आवश्यकता, जितनी कोशिका की आवश्यकता हो, ऑक्सीजन और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार इन दोनों से क्या होती है, निराकरण होती है, जलन होती है, यानी उसको कुछ अभिक्रिया करती है, कौन सी, ऑक्सीकरण। तो इनसे जाकर तब जाकर क्या बनती है, आपकी ऊर्जा बनती है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करके और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार ये अभिक्रिया होती है, तब जाकर क्या मिलती है, आपकी एनर्जी मिलती है। अब ऑक्सीजन भी अपना माध्यम से आएगा, जैसे नासिका से लेकर फेफड़ा में जाएगी, फेफड़ा के लास्ट वो आपकी एल्वली यानी कुपिका तक जाती है। तो अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि कोशिका में ही आपकी ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन रूप में संचित होता है, तो उसके अनुसार से ये क्या करते हैं, दोनों ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो श्वसन जो होता है एक तरीके का, उसमें क्या होता है, उपयोगी होता है, ऑक्सीजन उसमें उपयोगी होता है। इसलिए मूलतः हम बात कर सकते हैं कि श्वसन एक तरीके की, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक।
तो ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होती है, एक लंबी सी अभिक्रिया होती है, श्रृंखला चलती है, जिसे हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, ठीक है, जिसे मेटाबॉलिज्म में बोल सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी एनर्जी। अब देखिए ये इसको भी हम क्या करेंगे, विस्तार से पूरा पढ़ेंगे कि ये सब काम कैसे करते हैं। तीसरी जो प्रोसेस है प्रक्रम, ये वही है। अब भाई इसका काम क्या है, श्वसन दूसरी एनर्जी प्राप्त करना, उसके लिए जो अभिक्रिया जो भी प्रक्रिया चल रही, लेकिन हमसे क्या मिली इसमें, देखो पूरा एकदम एनर्जी। ठीक है ना, चलो। तो पोषण और श्वसन दोनों मिलकर आपका क्या कर दिए, एनर्जी बना दिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा तीसरा कहाँ गया, तीसरा नहीं, चलो तीसरा आपकी क्या थी देख लेते हैं फिर। परिवहन, नहीं है तो हम समझ लेते हैं। परिवहन, तीसरा प्रक्रम कौन सा है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, अब भैया ध्यान से समझो, हमारे शरीर के अंदर जितने सारे अंग है विशिष्टीकृति होते हैं, मतलब कि उनका अपना अपना एक क्या है, विशेष काम होता है। और पीछे हम देखें जो आपकी पोषण शोषण दोनों मिलकर एनर्जी बनाए, ऊर्जा बनाया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, एनर्जी हो गई, या अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो ये एक विशेष अंग में ही क्या होते हैं, तैयार होते हैं, एक विशेष जगह, एक विशेष अंग में ही निर्माण होता है। लेकिन बाकी जो सारे अंग हैं उन सभी को भी इस प्रक्रिया की, इस पदार्थ की, इस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे हम देखें पोषण, तो एक अलग अलग जो जैसे अमाशय लास्ट जाकर कोशिका में वो एनर्जी बनी, ठीक है। और भी बहुत सारे अंग हैं जिनका कुछ अलग काम है, इनका भाई मान लीजिए कुछ अलग काम है, और भी कुछ होंगे उनका अलग काम है, तो उनको भी तो ये सारी चीजें चाहिए ना, ये सारी चीजें चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं इसके लिए, तो जो शरीर के लिए उपयोगी यानी एनर्जी हो गई, बन गई, और अवशिष्ट पदार्थ भी बने, क्योंकि बनता है तो इसके साथ साथ भी अवशिष्ट यानी वर्ज्य खराब पदार्थ भी बनता है। तो इनको जब जो चीज एक जगह से दूसरी जगह, शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो तंत्र काम करता है, ले जाने का जो तंत्र काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या, आपकी वो ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, या आपकी वो एनर्जी बनी जो वो हो गई, या आपकी वर्ज्य पदार्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पदार्थ भी क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है, खराब पदार्थ बनेंगे। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ठीक है, तो जो भी प्रक्रम, जो भी तंत्र इस प्रोसेस में काम करे, हम उसे परिवहन तंत्र बोलेंगे, ये आवश्यक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब खाना आप ही बना दे, घर पे एक किचन होगी वहां पर बनेगी, लेकिन अब एक घर में कितने सारे सदस्य होंगे तभी तो घर कहलाएगा। ठीक, अब एक घर में एक रहेगा तो भूतिया घर कहलाएगा। तो जो खाना बना भोजन तो आपको हर जगह क्या बननी होती है, पहुंचानी होती है। खाना तो एक ही जगह बनेगा, लेकिन आप ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का घर काम कौन करता है, ज्यादातर हमारी बहनें करती है। ठीक है, घर में बनी, वहां से अलग अलग व्यक्तियों के पास वो खाना पहुंच जाती है। फिर वर्ज्य का मतलब कि हाँ, जैसे खाना खा लिए तो कुछ बचा जूठा, ठीक, तो फिर उसको भी क्या करती है, वापस लाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि जैसे शरीर के अंदर हर अंग का अलग अलग काम है, उसी प्रकार हमारे परिवार के अंदर भी क्या अलग अलग शरीर का काम है। ठीक, तो इन ये सभी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर। अब जो भी इस तंत्र में भाग ले, हम उसको आगे क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे तो इसमें बहुत खतरनाक आपकी गाड़ी है जिसका नाम है ब्लड, ये पूरे बॉडी में क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या, कौन सी थी, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। लास्ट प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। अब क्या हुआ भाई कि जब हम ऊर्जा प्राप्त के लिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन कौन सी होती है, ज्यादातर होती है कार्बनिक। कौन सी होती है, कार्बनिक यौगिक। तो भोजन के रूप में हम तो कार्बनिक यौगिक ग्रहण किए। अब ये शरीर के अंदर गई,
जब ये टूटता है यानी जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि भोजन का उद्देश्य क्या था, एनर्जी बनाना। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ अवशिष्ट पदार्थ ऊर्जा के साथ साथ, जब कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन के साथ जारण होता है मतलब कि जलाया जाता है या अभिक्रिया होती है, तो ऊर्जा के साथ साथ अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में, उपोत्पाद। बाय प्रोडक्ट मतलब उपोत्पाद। एक मेन प्रोडक्ट एनर्जी बनाना था लेकिन बन गया साथ में वर्ज्य पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ। और भैया शरीर के लिए तो क्या है, उपयोगी नहीं, शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, हाँ बल्कि क्या है, ये हानिकारक है। अगर शरीर से ना निकालिएगा इसको अवशिष्ट पदार्थ को तो शरीर के लिए क्या हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। तो फिर ये भी काम करने के लिए आपके शरीर के अंदर कोई विशेष अंग है, विशेष तंत्र है। तो जो तंत्र शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को, मुख्य रूप से अवशिष्ट पदार्थ को, वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जो सिस्टम, जो तंत्र करेगा उसे हम उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे। ठीक, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो ऑल ओवर यही आपकी इस चैप्टर में कहानी है, इसको ही हमें पढ़ना है, क्योंकि अभी तो मैंने बात की सिर्फ किसकी, प्रक्रियाओं की, प्रक्रम की। अब उस प्रक्रम, जो कुछ भी प्रक्रिया हो तो वो समय मांगती है, समय लेती है, और उसमें बहुत चीज मिलकर ये सारी चीजें काम करती है। तो हमने तंत्र के भी भागों को नहीं पढ़ा कि आखिर भैया पोषण में कौन कौन अंग भाग लिए, ठीक, कौन कैसे पचाया, ठीक, डाइजेशन किया। उसी प्रकार श्वसन में कौन है जो ऑक्सीजन को कहाँ से कैसे ले जाकर पहुंचाएगा, फिर इससे ऊर्जा बनेगी। फिर उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो घर में वाहन काम करती है, वही जैसे सड़कों पर गाड़ियां काम करती है, एक वस्तु से दूसरे को ले जाते हैं, उसी प्रकार हमने बॉडी में ऐसी कौन सी तंत्र है जो वर्ज्य पदार्थ को, कहीं एनर्जी को, कभी ऑक्सीजन को, कभी जल को इधर उधर पहुंचा रही है। फिर वो कौन सी चीज है जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, आपकी एक ऑल ओवर रिव्यू होगी। यही चैप्टर का क्या है उद्देश्य, कि हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है, तब जाकर हमारा लाइफ कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जैव प्रक्रम। और ये जैव प्रक्रम ऐसे ही निरंतर चलती रहे, उसके लिए आवश्यक है कि चारों प्रक्रियाएं अपनी समय से, अपनी गति से वो अपनी काम करती रहे। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे एक एक प्रोसेस, प्रक्रिया। इसमें मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इंसानों को ही लिया, जानवर वही इंसान के लिए। पेड़ पौधे में भी यही सेम प्रक्रियाएं होती है, उसमें भी पोषण होगा, उसमें भी श्वसन होगा, उसमें भी परिवहन होगा, और उसमें भी उत्सर्जन होगा। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, समझने वाली है। ठीक है, कि आखिर हम, हमारी ये जो एक शरीर के अंदर मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में, ठीक है।